तो चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन यानी मनोवैज्ञानिक हथियार को डीकोड करने वाले हैं जिसे महान नेपोलियन हिल ने अपनी 25 साल की कड़ी रिसर्च के बाद खोजा था। उन्होंने इतिहास के 500 सबसे शक्तिशाली लोगों का गहराई से अध्ययन किया था। हम एंड्रू कार्नेगी के एक बहुत ही खास और गुप्त रहस्य से शुरुआत करेंगे। वो रहस्य जिसने उन्हें हर स्थिति में इमोशनली अनशेकेबल यानी बिल्कुल अडिग बना दिया था। इस पूरी बात का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? वो ये है कि कोई भी बाहरी घटना या कोई भी इंसान अपनी राय से हमारी दिमागी शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक कि हम खुद उस राय को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत ना दें। बिल्कुल सिंपल है ना? अब इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। हेनरी फोर्ड की ये बात मानव स्वभाव की एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ी कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। अक्सर क्या होता है, जब भी हम निराश होते हैं या हार मान रहे होते हैं तो हम बस कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या कुछ कोट्स पढ़ लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उस पल के लिए, बस कुछ समय के लिए थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। एक दो दिन तक तो बड़ा भारी उत्साह रहता है, पूरी एनर्जी रहती है, और फिर से वही पुराने पैटर्न्स, वापस उसी रूटीन में लौट आते हैं। हेनरी फोर्ड हमें यही समझा रहे हैं कि असली मानसिक मजबूती, ये जो मेंटल टफनेस है ना, ये किसी अस्थायी खुशी से नहीं बनती। इसके लिए एक बहुत ही कठोर और लगातार अनुशासन की जरूरत होती है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात सामने आती है। जरा सोचिए, क्या दूसरों की राय को ये ताकत मिलनी चाहिए कि वो हमारी असलियत या हमारे सेल्फ वर्थ को तय कर सकें? क्या बाहरी राय हमारी वास्तविकता बदल सकती है? एंड्रू कार्नेगी का इस पर विजन एकदम क्लियर था। उनका मानना था कि जिस दिन हमें यह समझ आ जाएगा ना कि किसी और की राय हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकती, उस दिन हम एक तरह से अजय हो जाते हैं, अनस्टॉपेबल। अगर अपने लक्ष्य पर पक्का विश्वास है तो बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब एक थोड़ी अनकंफर्टेबल सच्चाई का सामना करते हैं। आज के इस मॉडर्न युग में क्या ये छोटी छोटी बातें हमारी दिमागी शांति को भंग कर देती हैं? जैसे व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं किया, या फिर इंस्टाग्राम पर उम्मीद से कम लाइक्स आए, या किसी ने हमारे गोल्स का, हमारे सपनों का मजाक उड़ा दिया। अगर ऐसी मामूली बातों से इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये साफ इशारा है कि अभी मेंटल टफनेस पर काफी काम करना बाकी है। अपनी कीमती ऊर्जा को हम इन छोटी और बिल्कुल महत्वहीन चीजों पर तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो चलिए पहले नियम से शुरुआत करते हैं, 5 सेकंड का इमोशनल रीसेट। ये तकनीक जॉन डी रॉकफेलर की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रॉकफेलर की एक बहुत बड़ी डील फेल हो गई थी और उन्हें करोड़ों का भारी नुकसान हुआ था, तब उनका जो रिएक्शन था, उसने नेपोलियन हिल समेत सबको पूरी तरह से चौंका दिया था। वो बिल्कुल शांत थे। तो उन्होंने किया क्या था? दरअसल उन्होंने भावनाओं को कंट्रोल करने का एक बहुत ही अचूक तरीका खोजा था। उनका मानना था कि भावनाएं पानी की लहरों की तरह होती हैं। वो आती हैं और जाती हैं। जब भी कोई बुरी खबर मिले तो बस 5 सेकंड का एक पॉज लेना चाहिए। पहला स्टेप, उस इमोशन को पूरी तरह महसूस करें, चाहे वो गुस्सा हो, चिड़चिड़ाहट हो या निराशा। दूसरा स्टेप, उसे स्वीकार करें कि हाँ ये हो रहा है। तीसरा स्टेप, एक गहरी सांस लें और उसे बाहर जाने दें। और फिर आखिरी चौथा स्टेप, सिर्फ और सिर्फ समाधान पर फोकस करें और आगे बढ़ें। ये तरीका इतना ब्रिलियंट है ना, इस तरह हम किसी भी भावना से चिपके नहीं रहते और वो भावनाएं हमें अपने समुंदर में डुबो नहीं पाती। अब आते हैं दूसरे नियम पर, एडिसन का मेंटल फिल्टर। इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज हमारी अटेंशन रिजर्व नहीं करती। हर किसी पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को अपनी लेबोरेटरी में हर दिन ढेरों मैसेज मिलते थे, जिनमें आलोचनाएं होती थीं, बिन मांगी सलाह होती थी, लेकिन उन्होंने हर फालतू आवाज को पूरी तरह से अनसुना करना सीख लिया था। और बताएं उनका सीक्रेट क्या था? उनका सीक्रेट छिपा था इस एक खास नंबर में, नंबर 5। एडिसन ने अपने दिमाग में एक बहुत ही कड़ा फिल्टर लगा रखा था। उनके पास एक खास नोटबुक थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के नाम लिखे हुए थे। जी हाँ, सिर्फ 5। और वो केवल इन्हीं 5 लोगों की राय की सच में परवाह करते थे। बाकी पूरी दुनिया क्या कह रही है, क्या क्रिटिसाइज कर रही है, वो सब उनके लिए सिर्फ बैकग्राउंड का शोर था और कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि उन 5 लोगों को चुना कैसे गया? एडिसन के क्राइटेरिया यानी मानदंड एकदम सटीक थे। पहला, वो इंसान उसी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा, उसने जिंदगी में सच में कुछ हासिल किया हो। तीसरा, उसके इरादे अच्छे हों। चौथा, वो जीवन और ज्ञान में हमसे आगे हो। और पांचवा, उसकी सलाह सिर्फ बातें ना हो बल्कि ऐसी हो जिस पर सच में एक्शन लिया जा सके।
तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये कि जो लोग हमारे विजन को समझते ही नहीं है, उन्हें बैठकर समझाते रहना दुनिया का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। बस अपना काम करते रहना चाहिए और अपने रिजल्ट्स को खुद बोलने का मौका देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ, अपनी लड़ाई खुद चुने। ये थियोडोर रूजवेल्ट की डायरी से आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर रूजवेल्ट को रोजाना न जाने कितने भयंकर हमलों और विवादों का सामना करना पड़ता था। फिर भी उनकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी थी, जो दिमागी स्थिरता थी, वो कभी नहीं डगमगाई। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बहुत ही संभल कर इस्तेमाल किया। रूजवेल्ट ने अपनी डायरी में एक बहुत ही सख्त नियम बना रखा था। उन्होंने हर चीज को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ वो लड़ाइयां थी जो लड़नी ही हैं, जैसे उनके देश का मिशन, नीतियां, भविष्य और उनके अपने मूल्य। और दूसरी तरफ वो चीजें थी जिन्हें पूरी तरह से 100% इग्नोर करना है, जैसे व्यक्तिगत हमले, फालतू का पॉलिटिकल ड्रामा और लोगों की राय। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हर छोटी बात पर रिएक्ट करना, हर किसी से उलझ जाना, ये असल में कमजोरी है। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना और फालतू की बहसों से बचना ही हमारी सच्ची ताकत है। चौथा नियम है स्वयं पर असली परीक्षा। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सब फिलॉसफी और नियम सच में काम आते हैं जब वक्त सबसे बुरा हो? इस बात को गहराई से समझने के लिए खुद नेपोलियन हिल के उस विनाशकारी अनुभव को देखना होगा जो उन्होंने इस मंदी के दौरान झेला था। उस भयंकर मंदी के दौर में नेपोलियन हिल का सब कुछ छिन गया था। उनका घर, उनकी जीवन भर की जमा पूंजी, उनका पूरा बिजनेस सब खत्म हो गया था। वो इतने टूट गए थे कि खुद पर से ही भरोसा उठने लगा था। लेकिन फिर एक रात सुबह के करीब 4 बज रहे थे। अपने 20 साल के उस लंबे रिसर्च को दोबारा पढ़ते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। उन्हें समझ आया कि दुनिया को सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत सिखाना काफी नहीं है। जब जिंदगी सच में आपको इम्तिहान ले रही हो ना, तब उन सिद्धांतों को खुद अपनी जिंदगी में उतारना पड़ता है, उन्हें जीना पड़ता है। और उसी एक संकल्प के साथ उन्होंने ठान लिया और अगले 3 सालों के अंदर वो पहले से भी कई ज्यादा मजबूत होकर दुनिया के सामने वापस खड़े हो गए। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर, द 5% क्लब चैलेंज। कार्य बनाम उपभोग यानी एक्शन वर्सेस कंजम्पशन। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे यही है। देखिए, सिर्फ अच्छी बातें सुन लेने या जानकारी इकट्ठी कर लेने में और असल में उन पर काम करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इन आंकड़ों को देखकर हमें तय करना है कि हम किस तरफ खड़े हैं। एक तरफ वो 95% लोग हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, थोड़ी देर के लिए जोश में आते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ वो 5% लोग हैं जो इस जानकारी को असल में लागू करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं और सफल होते हैं। तो यहाँ एक सीधा सा फैसला लेना है, क्या सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा बनकर रहना है जो सिर्फ तालियां बजाती है, या उन टॉप 5% लोगों में आना है जो वाकई में बदलाव लाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 दिन का चैलेंज है। अगले 7 दिनों तक हमें इन हिस्टोरिकल टूल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना है। कैसे? जब भी कोई आपको इग्नोर करे या आपकी आलोचना करे, तो वो रॉकफेलर वाला 5 सेकंड का रीसेट इस्तेमाल कीजिए। एडिसन की तरह लोगों की राय को फिल्टर करना शुरू कीजिए और रूजवेल्ट की तरह तय कीजिए कि कौन सी बहस में पढ़ना है और कौन सी छोड़नी है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपनी हर दिन की प्रोग्रेस का हिसाब रखिए और इस पर पूरी तरह से डटे रहिए। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है। कोई भी ज्ञान असली ताकत तभी बनता है जब उसका सच में इस्तेमाल किया जाए। जब जिंदगी में सच में कोई मुश्किल आएगी, जब सब कुछ खिलाफ लगेगा, तो क्या हम इन सीखी हुई तकनीकों को अपने काम में लाएंगे या फिर हार मानकर उन्हीं पुराने तरीकों पर वापस लौट जाएंगे? याद रखिए, एक्शन लेना ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। खैर, इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द ऐसे ही एक और दिलचस्प विश्लेषण में हम करोड़पतियों के मॉर्निंग रूटीन के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और सबसे जरूरी, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी